नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो आजकल खबरों में है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऑफशोर यानी समुद्र के भीतर एटॉमिक मिनरल्स की माइनिंग के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। और इन नियमों के आते ही एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, खासकर केंद्र सरकार और केरल की राज्य सरकार के बीच। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऑफशोर माइनिंग के ये नए नियम एक केंद्र और एक तटीय राज्य के बीच टकराव की वजह क्यों बन रहे हैं। चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए दोनों पक्षों की दलीलों को जरा गौर से देखते हैं। देखिए, इस कहानी में दो मुख्य पक्ष हैं। एक तरफ है केरल सरकार, जो इन नियमों को लेकर बहुत गंभीर चिंताएं उठा रही है, और दूसरी तरफ है केंद्र सरकार, जिसका इन नियमों को लाने के पीछे एक स्ट्रेटेजिक लक्ष्य है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि केरल की चिंताएं आखिर हैं क्या। तो ये जो नया नियम आया, इसने एक नया संघर्ष कैसे खड़ा कर दिया। आइए सबसे पहले राज्य के नजरिए से इस मामले को देखते हैं। केरल सरकार ने जो आपत्तियां उठाई हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं। पहला, उनका मानना है कि इस तरह की माइनिंग से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी मरीन इकोसिस्टम को बहुत भारी नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा, इससे हजारों मछुआरों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। तीसरा, ये नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। और चौथा, उनका कहना है कि ये शक्तियों का केंद्रीकरण है जिसमें राज्यों के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और मामले की गंभीरता को आप केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव के इस बयान से समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, निजी या विदेशी संस्थाओं को हमारे समुद्री क्षेत्र से यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिजों का खनन करने की अनुमति देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। अब देखिए, यूरेनियम और थोरियम जैसे मिनरल्स भारत के स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए कितने जरूरी हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो जाहिर है ये एक बहुत ही संगीन आरोप था। तो जब इतने गंभीर आरोप लगे, इतनी चिंताएं जताई गईं, तो फिर केंद्र सरकार भी सामने आई और उन्होंने अपना ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन दिया। और यहीं से इस कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। तो जो सबसे बड़ा सवाल था, जो मुख्य आरोप था, वो यही था कि क्या सच में प्राइवेट और फॉरेन कंपनियों को इतने स्ट्रेटेजिक एटॉमिक मिनरल्स की माइनिंग की परमिशन दी जा रही है। और इसका जवाब केंद्र सरकार की तरफ से आया, बिल्कुल साफ और सीधा, नहीं। इस आरोप को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया गया। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के जरिए सरकार ने ये साफ किया कि मीडिया में जो खबरें चल रही थीं वो गलत थीं। जो आधिकारिक नियम हैं, जिनका नाम है दी ऑफशोर एरियाज एटॉमिक मिनरल्स ऑपरेटिंग राइट्स रूल्स 2025, उनके मुताबिक एटॉमिक मिनरल्स की माइनिंग के अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकार, सरकारी कंपनियों या सरकारी कॉरपोरेशंस को ही मिलेंगे, किसी भी प्राइवेट एंटिटी को नहीं। ठीक है, तो अब जब ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया है, तो चलिए अब इन नए माइनिंग रूल्स को जरा डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर इनमें है क्या। तो इन नियमों का पूरा नाम है ऑफशोर एरियाज एटॉमिक मिनरल्स ऑपरेटिंग राइट रूल्स 2025। और इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है भारत के ऑफशोर इलाकों में, जिसमें हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईईजी भी शामिल है, वहां यूरेनियम और थोरियम जैसे एटॉमिक मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन और माइनिंग को रेगुलेट करना। चलिए अब इन रूल्स के 4 सबसे जरूरी प्रोविजंस पर नजर डालते हैं। पहला, जैसा हम पहली बात कर चुके हैं, लाइसेंस सिर्फ सरकारी एंटिटीज को ही दिए जाएंगे। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी डीएई और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड मतलब एईआरबी, ये दोनों मिलकर सेफ्टी और स्ट्रैटेजिक प्रोटोकॉल्स पर कड़ी नजर रखेंगे। तीसरी बात ये कि ये नियम सिर्फ वहीं लागू होंगे जहां एटॉमिक मिनरल्स की कॉन्सेंट्रेशन एक खास लेवल, जिसे थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं, उससे ज्यादा होगी। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, कि माइनिंग का काम खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर कंपनी को समुद्री जगह को वापस ठीक करना होगा, मतलब रिहैबिलिटेट करना होगा। अब इस पूरे प्रोसेस में कई अलग अलग सरकारी एजेंसीज का रोल है। कौन क्या करेगा, इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई, जो एटॉमिक मिनरल्स को रेगुलेट करने वाली मेन डिपार्टमेंट है। फिर है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एईआरबी, जिनकी जिम्मेदारी है रेडियोलॉजिकल सेफ्टी और प्रोटोकॉल्स पर नजर रखना। और फिर आता है डायरेक्टोरेट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स या एएमडी। अगर कहीं भी हाई ग्रेड मिनरल्स मिलते हैं तो उसकी जानकारी इनको देना कंपल्सरी है। तो चलिए अब इस पूरे मुद्दे के बड़े पिक्चर को देखते हैं, जो असल में एनर्जी सिक्योरिटी और इकोलॉजी के बीच का एक टकराव है। तो सवाल ये है कि आखिर सरकार को ये नियम लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे कुछ बहुत बड़े नेशनल गोल्स हैं। पहला, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाना। दूसरा, जो न्यूक्लियर फ्यूल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर अपनी निर्भरता कम करना।
तीसरा, हमारी समुद्र में जो एटॉमिक मिनरल रिसोर्सेज छिपे हैं उनकी असली पोटेंशियल को अनलॉक करना। और चौथा, स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस यानी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को और मजबूत करना। लेकिन सरकार के क्लैरिफिकेशन के बाद भी कुछ असली चिंताएं हैं जो अभी भी बनी हुई हैं, जैसे कि डीप सी माइनिंग का बायोडायवर्सिटी पर कैसा असर पड़ेगा, जो कोस्टल फिशिंग कम्युनिटीज हैं उनकी रोजी रोटी का क्या होगा, और एक बड़ा संवैधानिक सवाल भी है कि राज्यों का अपने तटों पर कितना अधिकार है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है, और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। भारत का भविष्य आखिर कैसा हो? कैसे हमारा देश प्रोग्रेस की अपनी चाह और अपने लोगों और एनवायरनमेंट की सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बना सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।